आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का साइंस का पेपर जो कि 10 मई 2022 को हुआ है उसकी पूरी आंसर की को समझेंगे। यहाँ पे सेट 1 पहले हम सॉल्व करेंगे, इसी तरह सेट 2 और सेट 3 भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये है सेट 1 का जो 10 मई 2022 को हुआ है। तो हम फटाफट आज का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। आप मेरे साथ आंसर्स चेक कर सकते हैं। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पे 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, पूरी इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ ली होगी। तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम देखेंगे। तो देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉन खोने तथा प्राप्त करने की बजाय कार्बन के अन्य परमाणुओं तथा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने की प्रायिकता देता है। इस कथन की कारण सहित पुष्टि करने। तो इसे क्या कहते हैं, देखो इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन। इसे हम कहते हैं कैटेंशन या श्रृंखलन। हिंदी में हम किसको क्या कह देते हैं, श्रृंखलन। इसका मतलब है कि क्या करता है, बजाय कि वो इलेक्ट्रॉन दे वो क्या करता है, साझेदारी कर लेता है और एक श्रृंखला बना देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले हम। तत्व X की परमाणुओं की संख्या 11 है। जो एक तत्व दिया गया है उसके परमाणुओं की संख्या 11 है। X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, संयोजकता ज्ञात कीजिए और इसके ऑक्साइड का सूत्र और इसकी प्रकृति बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं हम। सबसे पहले राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द X एलिमेंट। 11 किसका होता है, सोडियम का, तो Na यहाँ पर हो जाएगा। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X एंड फाइंड द वैलेंसी। हमें क्या करनी है, इसका हमें X का बताना है। तो क्या हो जाएगा, X का 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 इसका कॉन्फ्यूजन हो जाएगा। और वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसके अंदर 1 की वैलेंसी हो जाएगी। राइट द फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड। इसके ऑक्साइड का आपको क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है। तो Na2O और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिड। ये क्या हो जाएगा, ये बेसिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। कारण दीजिए, भ्रूण के विकास में प्लेसेंटा अतिशय रूप से आवश्यक है। निषेचन के बाद गर्भाशय की मांसल, जो गर्भाशय की भित्ति है वो मांसल और स्पंजी हो जाती है। इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन। प्लेसेंटा इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर द फीटल डेवलपमेंट। फीटल डेवलपमेंट के लिए क्यों जरूरी होता है, क्योंकि फीटल डेवलपमेंट के जब होता है तो प्लेसेंटा ही मदर से जितना भी न्यूट्रिशन जाना होता है, ऑक्सीजन जाना होता है, जो वेस्ट मटेरियल बाहर आना होता है वो सभी प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। एक मदर और एक जो फीटस है उसके अंदर कनेक्शन जो होता है वो होता है प्लेसेंटा, जिसके थ्रू जो भी हम ये कहेंगे जो भी पदार्थ है या जो भी पोषण तत्व है मदर से बच्चे के अंदर जाने हैं, फीटस के अंदर जाने हैं, वो उसी के थ्रू जाते हैं। इसीलिए क्या है, कनेक्टिविटी होती है ये, इसीलिए जो प्लेसेंटा है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है। यूटेराइन लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पंजी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो यूटेराइन लाइनिंग है वो ज़्यादा थिक क्यों हो जाती है, क्योंकि क्या होना है, जो गर्भाशय है, यूट्रस है, उसकी जो लाइनिंग है वो क्यों हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो फीटस है उसको इम्प्लांटेशन होना है, उसकी फीटस का क्या होना है, इम्प्लांटेशन होना है। इसीलिए जो लाइनिंग है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, जिसके अंदर फीटस क्या हो, इम्प्लांट हो सके। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में। डबल रोटी की फफूंदी राइजोपस में जनन भाग लेने वाले और जनन में भाग न लेने वाले भागों का आपको नाम लिखना है। कायिक प्रवर्धन के किन्हीं 2 भागों की सूची बनानी है। तो देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखो राइजोपस के अंदर जो जननीय भाग है वो है युग्मक धानी। क्या होता है इसके अंदर, जो जननीय भाग है वो क्या है, युग्मक धानी। युग्मक धानी। और जो इसका जनन में भाग नहीं लेने वाला पार्ट है उसे हम निलंबक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, निलंबक। ठीक है, अब देखो क्या कहा गया, कायिक प्रवर्धन के किन्हीं 2 लाभों के बारे में आपको बताना है। तो देखो क्या लाभ हो सकते हैं कायिक जनन के, कि अधिक मात्रा में संतति उत्पन्न हो सकती है, कम समय में और कम खर्च में हम ज़्यादा, एक तो कम खर्च, जैसे कि आलू लिया, आलू को कई पार्ट्स में काट दिया जहाँ पे इसकी आई है, तो वहाँ से हम कम खर्च में और कम समय में क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। और एक समय में एकदम अपने पेरेंट के जैसे ही होंगे, पैतृक के समान होंगे, मतलब अपने पेरेंट के इक्वल ही होंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5th क्वेश्चन। किसी आवृत बीजी के जननांगों के नाम लिखिए। आवृत बीजी जो फूल है उसके बारे में बताना होता है। तो क्या होता है, स्त्रीकेसर एंड पुकेसर, मतलब कि गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। यह भाग कहाँ पे स्थित होता है, तो फ्लावर के अंदर ये पार्ट्स होते हैं अरेंज। इसके नर जननांग की संरचना लिखिए। तो नर जननांग देखो इस तरह की स्ट्रक्चर, आप एक सेकेंड देखो, आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसकी। तो ये हो जाता है इसका एंथर, हम पुकेसर कह देंगे, और ये हो जाएगा तंतु या फिलामेंट हो जाएगा।
ठीक है। यौवनावस्था में किसे कहते हैं? किशोरा के आरंभिक वर्षों में लड़कियों और लड़कियों में होने वाले किन्हीं दो समान परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो यौवनावस्था क्या होता है? जब क्या होता है, जब 14 हम ये कहेंगे 11 से लेके या 12 से लेके जब 15 तक का जो एज होती है उसे हम क्या कहते हैं? यौवनावस्था कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं। देखो क्या कहा गया इंग्लिश में यहाँ पे, एक सेकेंड। देखो प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या है? जो 11 से लेके 15-18 तक है ये प्यूबर्टी होती है। ये वाली एज क्या होती है? प्यूबर्टी होती है। और इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो क्या कहा गया? मेंशन 2 चेंजेस बताओ, जिससे कि लड़कों के दाढ़ी मुछे आना, गर्ल्स की जो लड़कों की आवाज़ भारी हो जाना, है ना। और फीमेल्स में क्या हो सकता है, गर्ल्स में क्या हो सकता है, जैसे कि उनकी आवाज़ पतली हो जाना और उनका शरीर बोर्ड न होना, ना थोड़ा हेयर स्टार्ट हो जाना, फेशियल हेयर्स आने शुरू हो जाना बॉयज़ के लिए। तो इस तरह से कोई भी 2 मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला हमने कर लिया, गायनोशियम एंड्रोशियम हो जाएगा। यहाँ पे वेयर आर दिस पार्ट? फ्लावर्स में होते हैं। और स्ट्रक्चर हमने देख लिया। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 6 क्वेश्चन अभी हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम पहले करते हैं 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है। नीचे दी गई आहार श्रृंखला को में मोर, लास्ट में देखो क्या है, मोर को 2 जूल ऊर्जा की उपलब्धि हुई है। घास में कितनी ऊर्जा रही होगी? अपनी उत्तर की आपको क्या करनी है? पुष्टि करनी है। देखो इंग्लिश में देखते हैं क्या कहा गया है। स्टेट, देखो एक सेकेंड, ये रहा क्वेश्चन नंबर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग फूड चेन ओनली 2 जूल एनर्जी वॉज अवेलेबल टू द पीकॉक। हाउ मच एनर्जी वुड हैव बीन प्रेजेंट इन ग्रास? जस्टिफाई योर आंसर। अपने उत्तर को आपको क्या करना है? आंसर को जस्टिफाई करना है। तो देखो क्या होगा, क्योंकि हर जब भी लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि ऊर्जा जो एनर्जी है वो तो ना नष्ट की जा सकती है, ना ही उसको बनाया जा सकता है, बस वो एक से दूसरे में स्थानांतरित होती है। और जब एक से दूसरे में स्थानांतरित होती है, एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है, तो कुछ ऊर्जा का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। 10% ऊर्जा क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 200 होगा, यहाँ 2000 होगा, यहाँ पे 20,000। तो घास में कितनी थी? 20,000 जूल एनर्जी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कूड़ा करकट से आपका क्या तात्पर्य है? 2 वर्गों की सूची बनाइए और इसे वर्गीकृत कीजिए। तो कूड़ा करकट क्या होता है? गार्बेज क्या है? जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, यूजफुल नहीं है, उन सबको हम क्या कहते हैं? कूड़ा कचरा कहते हैं। 2 तरीके का होता है, गीला कचरा और सूखा कचरा। उस समय हमारा कहने का वास्तविक अर्थ क्या होता है? एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। तो एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम ऐसा नहीं कि किसी भी आप कोई भी रिएक्शन चल रही है उसमें कोई भी एंजाइम डाल दो, ऐसा नहीं होता है। एंजाइम क्या करते हैं? अपने ही जब उनको प्रोडक्ट, अपना ही जब उनको क्रिया कारक मिलता है, अपना ही जब उनको क्या मिलता है? क्रिया कारक मिलता है, तभी वो एक्टिवेट होते हैं और उनके लिए स्पेशल कंडीशन चाहिए होती है और उसी के साथ वो क्या करते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं और काम करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हम करते हैं यहाँ से पहले, यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहा गया है। स्टेट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। हमें न्यूलैंड लॉज बताना है। तो इसमें क्या है? जब इलामेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। तो क्या था न्यूलैंड लॉज ने? ये कहा था न्यूलैंड ने कि जब भी उनको इंक्रीजिंग वे में लगाएंगे एटॉमिक मास की, तो सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। विद द एग्जाम्पल एक्सप्लेन डोबर टेट्राड। डोबर टेट्राड के बारे में बताना था। तो डोबर टेट्राड ने क्या कहा था? 1st and 3 जो इलामेंट्स है उनके एटॉमिक मास जिनके सेम है, 1st and 3, मतलब 1st 2nd को छोड़ दो, 3rd फिर 6 को छोड़ के 6 के साथ में 9th का। तो ये क्या थे? 1st 3rd एक दूसरे से क्या होंगे? इनकी जो प्रॉपर्टी है वो इक्वल होगी। ये किसने कहा था? डोबर टेट्राड में कहा गया था। लिस्ट 1 लिमिटेशन ऑफ ईच बोथ अटैम्प्ट मेंशन इन ए एंड बी। हमें इनकी लिमिटेशन बतानी है। देखो सबके साथ तो ये था नहीं। फर्स्ट की न्यूलैंड नोट की थी कि ये सिर्फ कहाँ तक चल रहा था? कैल्शियम तक ये रूल्स फॉलो हो रहा था कि जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे थे एटॉमिक मास को, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी? सेम होती जा रही थी, जैसे जैसे वो अरेंज होते जा रहे थे। लेकिन आगे के केसेस में ये नहीं हुआ। और जो हम डोबरनर की बात करते हैं वहाँ पे क्या था? ओनली 3 टेट्राड ही हमें अवेलेबल हुए थे, उसके अलावा टेट्राड क्या थे? सिमिलर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें बताना है कि क्या है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो CH3 CH2 CHO, तो इसको कहेंगे प्रोपेनॉल। उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा? CH2 और CHO, तो ये हो जाएगा एथेनॉल। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देयर कंपाउंड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे? CHO। यहाँ पे क्या? एल्डेन यहाँ पे हो जाएगा। राइट द जनरल फॉर्मूला। अब उसका हमें फॉर्मूला बताना है। कौन सा फॉर्मूला? देखो जनरल फॉर्मूला टू कंपाउंड दिस फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? CHO, COH लिख देंगे हम इसको। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द 3 कंपाउंड दीज कंपाउंड एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर एनी अदर कंपाउंड हैविंग सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। तो देखो क्या करना है इनके अंदर, इसके अंदर क्या रिलेशनशिप दिख रहा है कि सब में CHO है ना, ऊपर वाले दोनों में क्या है? CHO। ये तो इनके बीच में रिलेशनशिप दिख रहा है। और इसी तरह का हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CHO, ये हमारा क्या बन जाएगा? अदर कंपोनेंट्स बन जाएगा। ठीक है। अब इसके और में क्या क्वेश्चन दिया गया उसे देखते हैं हम।
ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथीन। इथीन की हमें इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर देनी है, तो देखो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे 3 डॉट लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे और इसके साथ में H के साथ इसको कंबाइन कर देंगे। तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दी गई है, आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में क्या कहा गया है यहाँ पर। देखो अब देखो नेक्स्ट में क्या है, लिस्ट टू डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट बाय द कॉल्वेंट कंपोनेंट एंड आयोनिक कंपोनेंट। आयोनिक कंपोनेंट और कॉल्वेंट कंपोनेंट में आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पे उसके बीच में वो बताना है, एक सेकेंड, इनके बीच में आपको बताना है डिफरेंस। तो ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। जब हम आयोनिक बॉन्ड की बात करते हैं नॉन डायरेक्शनल होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे कॉन्वेलेंट बॉन्ड क्या होती है, शेयरिंग होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक पावरफुल होता है और यहाँ पे ऐसा नहीं होता। कॉन्वेलेंट क्या होता है, दोनों इक्वलिटी रखते हैं। नेम द 2 टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस बाय मेल। मेल के द्वारा 2 गैमीट्स कौन से होते हैं, एक्स एंड वाई। जो नर के द्वारा जो गैमीट बनाए जाते हैं वो होते हैं एक्स एंड वाई। डज ए मेल चाइल्ड इनहेरिटेंस एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर। क्या एक जो मेल है वो एक्स क्रोमोसोम को अपनी प्रोजेनी में देता है? यस, बिल्कुल देता है। जब एक गर्ल बनती है, जैसे कि ये देखो बॉय है, ये बॉय का होता है, ये बॉय गर्ल का होता है, ये बॉय का होता है। तो एक जब गर्ल बनती है तो जो मेल है वो एक्स क्रोमोसोम अपना मदर को देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा यस, ये सही है बिल्कुल। और कब होता है, जब एक गर्ल बनती है। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस बाय अ फीमेल। ह्यूमन फीमेल कितने टाइप के गैमीट प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर सिर्फ एक्स होते हैं, और एक्स में भी कितने होते हैं, 2 एक्स के होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, हम ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या कहा गया है, स्टेट ओम्स लॉ रिप्रेजेंट इट्स मैथमेटिकली। ओम लॉ को बताना है, तो देखो हिंदी में देखो, किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर उसके धारा के समानुपाती होती है। तो वी किसके इक्वेशनल है, आर के। और जब हम आई को जब हम यहाँ पे इक्वल करेंगे तो आर लगा देंगे। अब इसमें देखो क्या है, जो ताप होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, वो सब कंडीशंस है। डिफाइन 1 ओम। 1 ohm equal to resistance of a conductor through which a current of ampere flow when a potential difference of 1 volt is applied on it। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका क्वेश्चन सी देखते हैं हम। सी में क्या कहा गया है, देखो सी में हमें निकालनी है वैल्यू, आर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5, तो ये हम यहाँ से हटाएंगे, 10 की आ जाएगी, तो 4 यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो हम पहले देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस। इलेक्ट्रिक डिवाइस का मीनिंग क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, जो चार्ज हो रहा है उसका फ्लो करना क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है, या जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। डिवाइस का, इसकी डिवाइस के इसके लिए कौन सी SI यूनिट यूज की जाती है, तो वोल्ट इसकी SI यूनिट की जाती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंटरेस्टिंग है, 13 और 14 बहुत इंटरेस्टिंग है। वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स एंड लेक बट द एक्वेरियम नीड टू बी क्लीन रेगुलरली। हम जो पॉन्ड या तालाब है उसको साफ नहीं करते, लेकिन अगर हमने घरों पे एक्वेरियम रखा है तो उससे हमें क्लीन करने की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम पॉन्ड की बात करते हैं या हम लेक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं एक दूसरे के साथ में, जैसे कि वहाँ पे एल्गीज हो जाते हैं, जूओप्लैंक्टन्स हो जाते हैं, बैक्टीरियाज हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को खाते रहते हैं ना। तो जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे एल्गीज ने खा लिया, जूओप्लैंक्टन्स ने खा लिया जो डेड हो गए, और उसके बाद फिशेज ने खा लिया, तो वो कंटिन्यूस चलता रहता है एक सर्कल, जिससे जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूटिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन पॉन्ड में क्या है, सिर्फ फिशेज होती हैं, तो वो क्या है, जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ जाएगा, उसको कोई डाइजेस्ट करने वाला नहीं होगा ना। इसीलिए क्या हो जाएगा, हमको जो हमें एक्वेरियम है वो बार बार में क्लीन करना पड़ेगा। वाई इज ओजोन लेयर गेटिंग डिप्लेशन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्यों हो रहा है डिप्लेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, मेथेन के कारण, ये क्या हो रहा है बार बार में डिप्लेशन। तो देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, या फिर हम ये कह देते हैं कि मेथेन, उसकी वजह से क्या होता है, जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लेशन हो रहा है। अब इसका क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है, आइज पे इसके हार्मफुल इफेक्ट है, स्किन पे जो अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं उससे कैंसर हो सकता है, आइज के लिए खतरनाक है और बालों के लिए खतरनाक है। तो ये सब चीज़ें इसके क्या है, इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मेंडल्स के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक पूरा एक स्टेटमेंट दिया गया, हम सीधा आंसर करते हैं। What do the F1 progeny of tall plant with round seed? tall plant, ये tall है और ये round seeds हो गए, and short plant हमने small t ले दिया, and wrinkled seed। अब इसके अंदर हमें F1 प्रोजेनी बतानी है। तो F1 देखो यहाँ से T आएगा, यहाँ से R आएगा, यहाँ से स्मॉल t आएगा, यहाँ से कैपिटल T। तो जो F1 प्रोजेनी है वो कैसी हो जाएगी, TTRT। F1 प्रोजेनी कैसी हो जाएगी, सारी की सारी टोल प्लांट विथ राउंड सीड। F1 प्रोजेनी का आंसर क्या हो जाएगा, सारी की सारी कैसी हो जाएंगी, टोल प्लांट विथ राउंड सीड। क्योंकि देखो T यहाँ पे क्या है, डोमिनेटिंग है ना, और R भी, जो कैपिटल R है वो भी डोमिनेटिंग है, तो F1 जनरेशन में वही अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सेकंड देखो, नेम द रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट क्या हो जाएगा, स्मॉल t स्मॉल r, मतलब कि शॉर्ट प्लांट विद रिंकल्ड सीड।
तो स्मॉल टी, स्मॉल आर ये क्या हो जाएंगे, रिसेसिव ट्रेट हो जाएंगे। नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मेंशन द टाइप ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट ऑब्टेन F2 जनरेशन अलोंग विद द रेशियो एंड F1 प्रोजेनी वाज अलाउड टू सेल्फ पोलिनेट। अगर F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन देखो हमारे पास में क्या है, F1 जनरेशन हम देखते हैं यहाँ पर F1 जनरेशन हमारे पास में ये TTRR है ना, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, इसके बीच में जब अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो जो प्रोजेनी होगी उसका नेक्स्ट प्रोजेनी में जो अपने पेरेंट्स से अलग होगी वो कैसी हो सकती है, तो वो देखो कैसी होगी, टोल्ड होगी और रिंकल्ड होगी, या क्या हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है और राउंड हो सकती है। उनके रेशियो क्या होंगे, 2:2, उनका रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों ही जो नई फॉर्म बनेगी वो 2:2 होगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन जो क्या कहा गया, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। F1 संतति में, जो F1 संतति मतलब F2 जनरेशन है उसमें 600 क्या हुए नए प्लांट्स लगे हैं, तो जो गोल झुर्रीदार पौधे हैं उनका कितना होगा और झुर्रीदार पौधों का कितना होगा। तो देखो क्योंकि रेशियो क्या होता है F2 जनरेशन में 3:9:9 का रेशियो होता है, ये वाला रेशियो होता है, तो अगर हम इनको काउंट करेंगे तो 16 आ जाएगा ना, तो गोल झुर्रीदार कितने हो जाएंगे, 900 हो जाएंगे, और झुर्रीदार कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। इसको किस तरह से निष्कर्ष निकाला, क्योंकि जब F1 जनरेशन में हम देखते हैं तो ये फॉर्मूला लगता है 9331। तो ये था अभी का सारा क्वेश्चन पेपर। इसी तरह से सारे सेट आपको समझाए जाएंगे। इसी तरह की वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइज।